जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें। किसी भी ग्रह के लिए उसके एटमॉस्फेयर, उसके वायुमंडल की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसमें पाई जाने वाली गैसें यह निर्धारित करती हैं कि उस ग्रह पर जीवन होगा या नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, उनका कंसंट्रेशन क्या है और उनका कार्य क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु है उसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी के स्थल मंडल ठोस पदार्थों का बना होता है, यानी जमीन नॉर्मली हम कह सकते हैं। और जलमंडल जल से बना है, जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र, ये सब क्या है, जलमंडल। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला है इसका ठीक पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है, पर यह निश्चित है कि पृथ्वी के चतुर्दिक यानी चारों ओर कई सौ मीलों तक यह फैला हुआ है, यानी वायुमंडल फैला हुआ है। क्यों हम आज तक यह पता ही नहीं लगा पाए कि कितनी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये मानते हैं हम कि ये जितना भी एरिया है उसमें पूरे में वायुमंडल है। अब हम देख लेते हैं वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल मेसोस्फेयर, ताप मंडल थर्मोस्फेयर, आयन मंडल आइनोस्फेयर, वायुमंडल एक्सोस्फेयर। ये इसकी परतें हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और उनके महत्व को समझेंगे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यहाँ पर ये जो चित्र हैं वह ये दर्शा रहे हैं कि किस परत में या किस एरिया में कौन सा काम होता है। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं जो गैस है उनका कंसंट्रेशन क्या है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.036% और बाकी ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। और जो वाटर वेपर होता है यानी जल वाष्प, वो भी 5% होता है, पर उसको हम नियत नहीं मानते हैं क्योंकि वह मौसम के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। चलिए, हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन 98%, ऑक्सीजन 20.9% और यहाँ पर आर्गन और अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम पर्टिकुलर ये देखते हैं कि नाइट्रोजन का क्या रोल है। एक तो सबसे पहली बात कि ये प्रतिशत में सबसे अधिक मात्रा में है। नाइट्रोजन की स्थिति के कारण ही, यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का हमें आभास होता है कि ये हो भी रहे हैं। यानी कि जो हवा, पवनों की शक्ति यानी हवा चल रही होती है ना, उनका हमें आभास होता है। और प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पर आकर के टकराती है, ठीक है, और परावर्तित होने की बजाय वो उसी दिशा में फिर से क्या करे, वापस लौट जाए। फिर से जब वह वापस लौट जाती है तो ये जो पूरा प्रक्रम है, जो पूरी प्रक्रिया, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही होती है कि वह फिर से उसी दिशा में वापस चली जाती है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। इस गैस का ना ही कोई रंग होता है और ना ही गंध, यानी कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है और ना ही इसमें कोई स्वाद होता है कि कोई टेस्ट होता हो कि कैसे लगती है, ये तो ये नहीं कहा जा सकता कुछ भी।
नाइट्रोजन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता, क्योंकि यह तेजी से जलने से बचाती है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, वो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में जो प्रोटीन निर्माण में सहायक गैस है वो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है। इसका परसेंटेज वायुमंडल में सर्वाधिक है। और सेकंड गैस हम देखेंगे ऑक्सीजन, यानी मानव के लिए जीवनदायिनी गैस। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का काम करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही हम कोई भी चीज़ जला सकते हैं, और ऑक्सीजन के अभाव में हम कोई भी ईंधन नहीं जला सकते हैं। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब जैसे कोई भी चीज़ जलेगी, मान लीजिए कोयला जलाएंगे तो उससे क्या है, एक ऊर्जा निकलेगी, तो ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत है। ये तो हो गया ईंधन के रूप में। ये मानव जीवन में भी ऊर्जा के निर्माण में, पौधों में भी ऊर्जा के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। अगर आपने रेस्पायरेशन सिस्टम पढ़ा हो, श्वसन तंत्र पढ़ा हो, तो श्वसन तंत्र में जो इंटरनल एक्सपायरेशन होता है, यानी कि आंतरिक श्वसन होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अनाक्षी श्वसन और एक ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, और इसमें पायरुविक एसिड से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यही मनुष्य में ऊर्जा का निर्माण करती है। उसी प्रकार से पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भी ये सहायक होती है। यह प्रकाश संश्लेषण के बाद इसका उत्सर्जन होता है, जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है ऑक्सीजन, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम होने लगती। इसीलिए जो माउंटेनियर होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, वह अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है। हम अगली गैस देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यह सबसे भारी गैस है। ये पॉइंट ही वैसे गलत है कि भारी गैस, ये भारी गैस नहीं, इसका रीजन हम बताएंगे आपको। और इस कारण यह सबसे निचली परत में होती है, यह मिलती है हमें, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरणों के लिए पारगम्य, पारगम्य का मतलब होता है कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी पर आ जाएंगी, लेकिन पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण है, यहाँ पर विकिरण के लिए ये अपारगम्य होती है, यानी कि जो किरणें सूर्य से आई हैं उन्हें तो ये आने देगा पृथ्वी पर, लेकिन अगर वही किरणें परावर्तित होकर के फिर से सूर्य की ओर जाना चाहें तो ये नहीं जा सकते हैं। ये काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कोई किरण आएगी, कोई विकिरण आएगी, उसके अंदर ऊर्जा होगी, और ये गैस क्या करती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। और ऑब्जर्व करने के बाद वो जब वापस ही नहीं जाएगी तो उसके अंदर वो ऊर्जा क्या है, पहले समाहित रहेगी, और समाहित होने की वजह से ये गर्म या भारी गैस हो जाती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि रुई जो होती है, उसमें अगर उसे हम पानी में डाल दें और फिर निकालें तो उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, इस वजह से उसका भार बढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्रहों में। जो सूर्य है, सबसे निकट ग्रह सूर्य के है बुध ग्रह, लेकिन उसके बावजूद बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसके पीछे रीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि बुध ग्रह जो, उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य का प्रकाश तो सबसे ज़्यादा उसी पर पड़ता है, लेकिन वह उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, इसलिए वह गर्म गैस नहीं है। दिन में उसका तापमान सबसे अधिक और रात में सबसे कम हो जाता है, मतलब डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो जाता है। और जो शुक्र ग्रह है उस पर वायुमंडल है, और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है
कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि वह आने वाली विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें जाने नहीं देती है। तो क्या है, वो अपने अंदर ऊर्जा को समाहित कर लेती। इसी वजह से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ना कि बुध। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए, या सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं होता है, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जैसे उसका नियत तापमान मान लीजिए 30 डिग्री है, और 30 डिग्री से जो बढ़ेगा तो उसमें जो वृद्धि हो रही है उसके कारण जो प्रभाव माना जाता है उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, या पौधा घर प्रभाव, कांच घर प्रभाव भी कहते हैं। और ये जो CO2 है, ये वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। क्यों? ये भारी होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन यानी O2 का ही एक रूप है। जैसे O2 मतलब O2 ऑक्सीजन, और O3 मतलब ओजोन। यह अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। ये आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेसेस को एब्जॉर्ब करती है। और यह जो गैस है वह 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से परावैंगनी विकिरण क्या है, अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को उत्पन्न कर सकती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओजोन गैस में छिद्र सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप में 1985 में देखा गया था, और 1987 में इसके रोकथाम के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था, जिसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए और भी जो गैसें हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है उनको रोकने के लिए किया गया था। और जो मॉन्ट्रियल शहर है वो कनाडा में है, और जो सेंट लॉरेंस रिवर है उसके किनारे स्थित है। और मॉन्ट्रियल शहर जो है वो कागज उद्योग के लिए फेमस है। अब हम देखते हैं अगले गैस, जल वाष्प यानी वाटर वेपर। जल वाष्प, वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील अथवा असमान वितरण वाली गैस है। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रहता है। इसके संघनन के कारण बादल, वर्षा, कोहरा और तुषार आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जल वाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जल वाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य के ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। आज इसका भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसको हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी कि जल वाष्प से बारिश होने का रीज़न क्या होता है कि जैसे सूर्य की किरणें जब तीव्र होती हैं या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदे के रूप में संघनित हो जाता है, और वहाँ पर बहुत सारी गैसें जो होती हैं वो भी संघनित होती हैं। तो उन गैसों के संघनन की वजह से बारिश होती है। ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। तथा पृथ्वी द्वारा ऊष्मा को संजोए रखता है कौन? जल वाष्प। इस प्रकार यह कंबल का काम करता है, यानी कि जो पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा है उसको कौन अपने आप में संजोए रखे हैं? वाटर वेपर। और जो संजोए रखे हैं उसको क्या कहेंगे? हम कंबल कहेंगे। जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही अत्यधिक ठंडी होती है। अब कंबल भी क्या करता है ठंडी में आपके लिए? सेफ्टी करता है, आपकी ठंडी से आपको बचाता है। उसी प्रकार से कि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, कहीं कम ना हो जाए, तो इसको मेंटेन रखता है कौन? वाटर वेपर। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, बारिश हो जाती है तो क्या टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है फिर से, तो वैसे ही काम करता है वाटर वेपर। जल वाष्प के संघनन से वृष्टि यानी वर्षा होती है।
वायुमंडल की स्थिरता भी जल वाष्प पर नियंत्रित होती है। यानी कि वायुमंडल में स्थिरता रहे, उसका तापमान नियंत्रित रहे, ये काम कौन करेगा? जल वाष्प। आकाश का नीला रंग है जो, वो धूल कण के कारण दिखाई देता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पृथ्वी के ताप को नियत बनाए रखने के लिए दो गैसें उत्तरदायी हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको बता चुके हैं क्यों है, और दूसरा जल वाष्प, ये भी आप जान चुके हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हम इसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इन गैसों का इम्पोर्टेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।